नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको लाया हूँ। एमपीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको लाया हूँ। तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हुई थी 2024 में भी आयोजित की गई थी, 2022 की परीक्षा, उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे? तो ये थे BR मंडलोई। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे? BR मंडलोई थे। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। BR मंडलोई हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन भी राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में पूछा गया था, यानी एमपीपीएससी फॉरेस्ट में पूछा गया था। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। यही क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, और देखिए एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? तो सिवनी जिले का उत्पाद है सीताफल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए मैंने एक पूरा वीडियो जो है वो एक जिला एक उत्पाद ट्रिक से कैसे याद करें, अगर आप टारगेट सिविल सर्विसेज एक जिला एक उत्पाद बाय टारगेट सिविल सर्विसेज डालोगे तो उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहां पर मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो सिवनी जिले का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? सीताफल है। और देखिए एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो देखिए मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध जो है वो शूटिंग से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी का संबंध शूटिंग से है। और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2024 में पूछा गया था मेंस में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, घुड़सवारी में सुदीप्ति हजेला का नाम याद रखिएगा। ठीक है, सुदीप्ति हजेला का संबंध घुड़सवारी से है और ये कहाँ से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने भी एशियन गेम्स 2023 में कहाँ पर आयोजित हुए थे? हांगजू चीन में। तो वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, घुड़सवारी में। और बॉक्सिंग में अमन सिंह बिष्ट का नाम याद रखिएगा। अमन सिंह बिष्ट का नाम, ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है अमन सिंह बिष्ट, और इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और इनको एकलव्य पुरस्कार 2022 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसे? अमन सिंह बिष्ट को। और आपको याद होगा टेबल टेनिस के लिए देखिए जो शरद कमल जी हैं, इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था शरद कमल को। तो ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 2023 में पूछा गया था 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो ये शरद कमल को, और ये टेबल टेनिस से है। ठीक है, शरद कमल। और मेधांता का मेला हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये खंडवा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानधाता का मेला हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो खंडवा में आयोजित किया जाता है। और बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो ये होते हैं 50,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे मध्य प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा तेंदु उत्पादक राज्य है और एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये इंदौर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। और नर्मदा बेसिन का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है? तो देखिए नर्मदा बेसिन का 88.14% जो भाग है वो हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक तो हमारा मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र, ठीक है, और एक गुजरात। इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें नर्मदा बेसिन का जो सबसे ज़्यादा भाग है हमारे मध्य प्रदेश में 88.14% है। और देखिए ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा गया है एमपीपीएससी में। वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 7 बार। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी।
और निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? तो कौन सी फसलें हैं? गेहूं और धान है, ये हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? गेहूं और धान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? तो ये 69.8%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत है? 69.8%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? तो ये छिंदवाड़ा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छिंदवाड़ा जो है वो सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है। कौन कौन सा है? तो धनपुरी भी है, बुढ़ार भी है और कोतमा भी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये करते हैं मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये डिंडोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो डिंडोरी है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा संबंधित नहीं है? ये दोंगलिया, मुंडी, खरगोन संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए सारनी बैतूल में है, तो यहाँ पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? तो यहाँ पर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, यह बैतूल जिले में है और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये 1340 मेगावाट है। ठीक है, और इसका मुख्य जो जल स्रोत किस नदी से आता है? तो तवा नदी से आता है। ठीक है, ये बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है और देखिए इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1965 में की गई थी और वर्तमान में यह अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर है। और बात करें बीरसिंहपुर जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर कौन सा ताप विद्युत केंद्र है? तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, इसकी क्षमता कितने मेगावाट की है? तो इसकी भी क्षमता 1340 मेगावाट की है। ठीक है, कितनी क्षमता है? 1340 मेगावाट की है। और देखिए यहाँ पर जल और कोयला की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो ये जोहिला घाटी से की जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो कोयला और जल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो जोहिला घाटी से की जाती है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1953 में हुई थी। ठीक है, और यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सिंगरौली के बैडन में है। ठीक है, और देखिए इसका निर्माण जो है वो किसकी सहायता से करवाया गया है? तो ये रूस की सहायता से करवाया गया है। ठीक है, रूस की सहायता से करवाया गया है। जो क्षमता है वो कितने मेगावाट की है? तो इसकी क्षमता जो है वो 4760 मेगावाट की है। ठीक है, 4760 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कैग, ठीक है, कैग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे देश के कैग कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। और देखिए इनके कार्यकाल की बात करें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, और राष्ट्रपति कैग को हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। कैग को हटाने के लिए साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर विधेयक को विशेष बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है, तो मेहर किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और देखिए बात करें यहाँ पर 5 अक्टूबर 2023 को 2 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से? एक तो मेहर का और एक पांडुरना का। पांडुरना जिला जो है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। पांडुरना छिंदवाड़ा से अलग होकर बना था। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। पांडुरना हमारे मध्य प्रदेश का 54वां डिस्ट्रिक्ट है। 54वां कौन सा हो गया? पांडुरना हो गया। 55वां कौन सा हो गया? तो ये मेहर हो गया। और 53वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मऊगंज है। मऊगंज डिस्ट्रिक्ट किस जिले से अलग होकर बना था? रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कब? 13 अगस्त 2023 को बना था।
ठीक है। तो 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया था। एक तो मऊगंज, पांडुरना, मैहर, ठीक है। मऊगंज जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कब? तो ये 13 अगस्त 2023 को बना था। पांडुरना जो है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। और मैहर जो है वो सतना जिले से अलग होकर बना था। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पंडित कुंजीलाल दुबे हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। और देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम की, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे थे। प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर जी थे। और उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी थी। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत जी थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी जी थे। प्रथम लोकायुक्त पी.वी. दीक्षित जी थे। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? टी.एन. श्रीवास्तव जी थे। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया जी थे। और प्रथम विपक्ष की महिला नेता जमुना देवी जी थी। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? तो ये कैलाश सत्यार्थी थे और इनका संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। इन्हीं के साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो ये ब्रह्मपुरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो ये ब्रह्मपुरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो ये बड़वानी रियासत से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? ये बड़वानी से था। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया था श्री श्रीनिवास वर्धन को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और ये एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2023 का जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला था? श्री श्रीनिवास वर्धन को। तो देखिए 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 6 व्यक्तियों को। कौन कौन से? एक तो श्री बालकृष्ण दोषी जी को, इनको आर्किटेक्चर में मिला था, ये गुजरात से है। एक श्री जाकिर हुसैन जी को, ये इनको आर्ट में मिला था, महाराष्ट्र से है। श्री एम कृष्णा को, ये इनको पब्लिक अफेयर में मिला था, ये कर्नाटका से है। श्री दिलीप महालनोबिस को, इनको मेडिसिन में मिला था और ये वेस्ट बंगाल के हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन को साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं, ठीक है। श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिला था, ये इनको पब्लिक अफेयर में दिया गया था और ये उत्तर प्रदेश से है। और अभी हाल ही में हमारे देश में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 का, ठीक है। 2024 के पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 5 व्यक्तियों को। कौन कौन से? तो सुश्री विजयंती माला बाली को, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये तमिलनाडु से हैं। एक श्री कोनिडेला चिरंजीवी को, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। एक श्री एम वेंकैया नायडू को, इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश से हैं। ईश्वर पाठक जी को भी पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और ये बिहार से हैं। सुश्री पद्म सुब्रमण्यम को भी विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस फॉरेस्ट में पूछा गया था 2024 में जो आयोजित थी। वर्ष 2003 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए अर्थशास्त्र है ना, तो ये गोल्डीन को मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। नोबेल प्राइज जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में किसे मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है, ठीक है। ये अमेरिका से है। तो गोल्ड से याद रखिएगा, इकोनॉमी का किसे मिला है? गोल्ड एक सोना है और जो कि बहुत महंगा होता है। तो इकोनॉमी में क्लाउडिया गोल्डीन का नाम याद रखिएगा। इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 मिला है और इनको किस कार्य के लिए मिला है? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आंतरिक क्षेत्र में किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी
ये तो सबको याद ही है। नरगिस मोहम्मदी को जो है ये ईरान की है, तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। किस कार्य के लिए मिला है ये पुरस्कार? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो हम लिटरेचर में देखें तो लिटरेचर में किससे मिला है? ये जॉन ओलाफ फॉसे को मिला है। ठीक है, जॉन ओलाफ फॉसे को मिला है और ये कहाँ से है? ये नॉर्वे से है। ठीक है, तो जॉन ओलाफ फॉसे को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में मिला है? तो लिटरेचर में मिला है। और देखिए साहित्य एक ऐसी चीज है जिसे पढ़ो तो आदमी उसमें क्या है, फंस ही जाता है। तो इससे याद रखिएगा कि लिटरेचर यानी साहित्य में किसे मिला है? जॉन ओलाफ फॉसे को। ये कहाँ से है? नॉर्वे से है। ठीक है, तो 3 पुरस्कार याद हो गए हमको। एक तो साहित्य में जॉन ओलाफ फॉसे को, शांति में नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान से है, इकोनॉमी में किसे मिला है? तो ये क्लाउडिया गोल्डन को। ठीक है, गोल्डन को। और यहाँ बात करें हम चिकित्सा के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज 2023 से किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कैटालिन कारिको को और डू विस्मैन को। ठीक है, कैटालिन कारिको जो है ये हंगरी से है और डू विस्मैन कहाँ से है? तो ये अमेरिका से है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? देखिए अगर आपका पैर या हाथ कट जाता है तो आप किसके पास जाओगे? मेडिसिन लेने जाओगे। ठीक है, बात करें तो यहाँ से कैटालिन कारिको का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कैटालिन कारिको को मेडिसिन में मिला है। अब यहाँ पे विष देखिए आप। ठीक है, विस्मैन, विष मतलब क्या होता है? जहर भी होता है। तो विस्मैन अगर आप जहर पी रहे हो तो भी आपको मेडिसिन में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा कैटालिन कारिको और डू विस्मैन इनको मेडिसिन में मिला है। और डू विस्मैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कैटालिन कारिको कहाँ की है? तो ये हंगरी की है। ये इनको किस कार्य के लिए मिला है? तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजों जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। ठीक है, अब बात करें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज की। रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज की बात करें हम तो देखिए किसे मिला है? 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से? एक तो मोंगी जी बावंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एक्कीमोव। ठीक है, एलेक्सी आई एक्कीमोव। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो देखिए याद करने की ट्रिक क्या है? एलेक्सी ने सबसे पहले मैगी खाई। ठीक है, अब मैगी में बहुत ज़्यादा केमिकल था तो उसने ब्रश किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन? एलेक्सी का नाम याद रखिएगा। एलेक्सी ने मैगी खाई और मैगी में बहुत ज़्यादा केमिकल था, तो केमिकल होने के कारण इसने सबसे ज़्यादा मैगी खाने के बाद ब्रश किया। ठीक है, तो याद हो गया। एलेक्सी आई एक्कीमो जो कि रूस से है, मोंगी जी बावंडी ये फ्रांस से है, तो इनको भी नोबेल प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो रसायन क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री में। ठीक है, और लुइस ई ब्रश को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एलेक्सी ने सबसे पहले मैगी खाई उसके बाद ब्रश किया। ठीक है, इससे याद रखिएगा। और इनको किस कार्य के लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। बात करें यहाँ पर फिजिक्स में, फिजिक्स में किसे किसे मिला है? पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलर। ठीक है, पियरे ऑगस्टिनी जो है वो ट्यूनिसिया से है और फ्रैंक क्रॉस जो है वो हंगरी से है और एनी एल व्हीलर कहाँ से है? तो ये फ्रांस से है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? तो जो फिजिक्स की क्लास है इसमें एनी और पियरे, ठीक है, एनी और पियरे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इससे याद रखिएगा कौन कौन फिजिक्स की क्लास में एनी और पियरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। ठीक है, हो जाएगा एनी एल व्हीलर, पियरे ऑगस्टिनी और फेरेंक क्रॉस। इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। और इनको किस कार्य के लिए मिला है? तो प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला ग्रेवाल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये MPPSC 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की चर्चित पुस्तकें देखें हम तो भारत की शताब्दी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कमलनाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। और मध्य प्रदेश की विकास गाथा किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मध्य प्रदेश और गांधी जी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल वेंगड़ के द्वारा। अनकहा लखनऊ लालजी टंडन जी के द्वारा। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे ये पंकज श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। जज यूर जजमेंट न्यायाधीश नरेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है, NK गुप्ता जी के द्वारा। सूर्यास्त का प्रयाण ये महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। द पावर ऑफ वन वोटर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लिखी गई है। जनजाति योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष, ठीक है, तो यहाँ पर स्वाधीनता का संघर्ष भी लिखा है वो मिस हो गया। देखिए जाति योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष ये किसके द्वारा लिखी गई है? रंजना चितले के द्वारा लिखी गई है। ताई जो कि सुमित्रा महाजन जी पर आधारित है, ये मेघा किरीट सोमैया के द्वारा लिखी गई है।
मौज ए नर्मदा किसके द्वारा लिखी गई है? उर्दू एकेडमी के द्वारा लिखी गई है। वायरस से वैक्सीन तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? श्री आदित्य श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा ये सुश्री भारती ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है। प्रयास प्रतिबिंब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आनंदीबेन पटेल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हमारा देखिए पीएम ई बस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 अगस्त 2023 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को पीएम ई बस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने नगरीय निकायों में? 6 नगरीय निकायों में 552 बस का संचालन किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? पीएम ई बस योजना के अंतर्गत। पीएम ई बस योजना की शुरुआत जो है वो 6 अगस्त 2023 को की गई थी। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? एक तो भोपाल और एक इंदौर, ठीक है, और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, ये 6 नगरीय निकायों में पीएम ई बस योजना के तहत 552 बसों का संचालन किया जाएगा। और देखिए बात करें हम 11 अप्रैल 2023 की, ठीक है, तो 11 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई थी 11 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 11 अप्रैल 2023 को की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना, ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य है किसानों को मोटे अनाज की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। योजना का जो संचालन है वो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और ये योजना 2023 से लेकर 2025 यानी 2 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट की गई है। 23 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में? 23 अगस्त 2023 को की गई थी। और देखिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया था? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो ये ग्वालियर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है और ये एमपीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी की, ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2005 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा वितरण की बात करें तो इसके 4 भाग है। ठीक है, ऊर्जा वितरण में कितने भाग हैं? तो इसके 4 भाग है। एक तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और एक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ठीक है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, एक मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी और एक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी जबलपुर में है। और जो मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी है इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखिए इसके 3 मुख्यालय है। ठीक है, 3 मुख्यालय है इसके। कहाँ पर? देखिए पश्चिम क्षेत्र है, एक मध्य क्षेत्र है, एक पूर्वी क्षेत्र है। तो पश्चिम क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इंदौर में है। मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्यालय हो गए 3 और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और एमपी ट्रांसको यानी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी और ये तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1995 में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो मिड डे भोजन योजना है ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण योजना कर दिया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को कहा जाता है, तो इस वर्ग के छात्र को भी शामिल किया गया। बात करें हम यहाँ पर बांस की, तो इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और बांस की प्रजाति जो बलकुआ है ये सतना उमरिया में पाई जाती है। और बांस ट्रीटमेंट प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है, तो सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था, 3 जुलाई 2013 को किया गया था। ठीक है, प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को किया गया था और 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बांस जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, और शाजापुर का प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये प्याज है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है, तो देखिए मध्य प्रदेश जनजातीय जो संग्रहालय है ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 6 जून 2013 में की गई थी। ठीक है, और यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, और देखिए बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1954 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, तब इसका नाम क्या हुआ करता था, ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा हुआ करता था। ठीक है, और इसके बाद इसका जो 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई थी, इसका नाम 1997 में चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, तो ये बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। और इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण किस संग्रहालय में देखने को मिलता है, तो ये बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में। और हमारे मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। और केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1923 में की गई थी। ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है, तो ये उज्जैन में होती है। ठीक है, और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे पवित्र नगर का भी दर्जा दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। और ये उज्जैन में दक्षिणी मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी है। ठीक है, तो महाकालेश्वर कहाँ पर है, उज्जैन में है और यहाँ पर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, और उज्जैन में और क्या क्या है, जंतर मंतर है। संदीपनी आश्रम भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। गोपाल मंदिर भी उज्जैन में है। मंगलनाथ मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। गढ़कालिका मंदिर हो गया, चिंतामन मंदिर हो गया, ये सभी कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है। ओमकारेश्वर की बात करें तो देखिए ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर को भी पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। ठीक है, चित्रकूट की बात करें हम तो देखिए चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश का सतना डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। प्रदेश सरकार द्वारा इसे भी पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चित्रकूट में देखिए सती अनुसुईया आश्रम है, भरतकूट है और हनुमान धारा है। ठीक है, सीताकुंड भी कहाँ पर है, तो ये चित्रकूट में है। अब्दुल रहीम खान खाना की कर्मभूमि भी चित्रकूट रही है। ठीक है, और बात करें अमरकंटक की, ठीक है, बात करें यहाँ पर अमरकंटक की तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कंटक को पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है। तो पर्यटकों का तीर्थराज किसको कहा जाता है, ये अमरकंटक को कहा जाता है। ठीक है, और अमरकंटक में देखिए कपिल धारा, दुग्ध धारा एवं लक्ष्मण धारा जलप्रपात स्थित है। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा और लक्ष्मण धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये अमरकंटक में है। ठीक है, और यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम स्थल है, कौन कौन सी, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी, तो ये महू में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2021 में भारतीय सेना ने महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसके अलावा देश का पहला और दुनिया का दूसरा जो इन्फेंट्री म्यूजियम है, यानी पैदल सेना का जो म्यूजियम है वो भी कहाँ पर बनाया गया है, तो महू में बनाया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम
कहाँ पर बनाया गया है? ये महू में बनाया गया है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो ये 6 दर्शनीय स्थलों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिनमें कौन कौन से हैं? तो ये ग्वालियर का किला है, धमनार का ऐतिहासिक समूह है, भोजेश्वर महादेव मंदिर है, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल है, खूनी भंडारा है और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक शामिल है। ठीक है, बात करें यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पेरिस फ्रांस में है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और इसके अभी हेड कौन है? तो ये ऑड्रे अजोले है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है ये अभी। और देखिए, भारत इस साल जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी भी करेगा। इस पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। किस सत्र की मेजबानी करेगा 2024 में भारत? तो ये 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ग्वालियर के किले की, तो जो इसका निर्माण है राजा सूरसेन के द्वारा, इसका निर्माण 1525 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, यानी 6वीं शताब्दी में करवाया गया था। और ग्वालियर किले में 5 दरवाजे स्थित हैं, जिसमें से 2 मुख्य दरवाजे हैं। पहला जो है वो उत्तर पूर्व, जिसे हाथीपुल, और दूसरा दक्षिण पश्चिम दरवाजा है, जिसे बादलगढ़ जाता है। और इसके अलावा 3 अन्य दरवाजे हैं, एक तो हिंडोला, भरथरी और आलमगीर दरवाजा स्थित है। ठीक है, तो ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे स्थित है? 5 दरवाजे स्थित है, जिसमें से जो पहला है ये उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे हाथीपुल कहा जाता है। दूसरा दरवाजा जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसे बादलगढ़ दरवाजा कहा जाता है। और एक हिंडोला दरवाजा है, एक भरथरी दरवाजा है और एक आलमगीर दरवाजा है। इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस किले में गुर्जरी महल, विक्रम महल, मान मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, तेली का मंदिर और बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी स्थित है। अब बात करें धमनार ऐतिहासिक समूह की, तो धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में धमनार गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। और इस रॉक कट साइट में लेटराइट पहाड़ी में खुदी हुई विभिन्न आकार की कुल 51 गुफाएं हैं। पहाड़ी में संरचनाओं के 2 समूह हैं, बौद्ध गुफाओं की श्रृंखला और हिंदू मंदिर परिसर, जिसे धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे धर्मनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और तीसरा जो है भोजेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भोजपुर में है। ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। और यह एक शिला से उकेरा गया विशाल शिवलिंग है, जो अपनी भव्यता और कारीगरी के लिए जाना जाता है। ये पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है और यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा जो दार्शनिक स्थल है वो है रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली। तो चंबल घाटी में फैले रॉक कला स्थलों का समूह जो प्राचीन मानव निवास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण प्रस्तुत करता है। पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की कला का प्रदर्शन जो विभिन्न सभ्यताओं के विकास को दर्शाता है। दैनिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों, शिकार और अन्य गतिविधियों के दृश्य जो प्राचीन जीवन शैली की झलक प्रदान करते हैं। 5वां है खूनी भंडारा, जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यह एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में निर्मित 8 वाटर वर्क्स शामिल है। और बुरहानपुर की ये मुगल कालीन जल संरचनाएं भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जल प्रणालियों में से एक है। और बुरहानपुर में इन जल प्रणालियों का निर्माण औरंगाबाद और बीदर के मौजूदा ऐतिहासिक शहरों की तरह ही फारसी कनात दृष्टिकोण पर वर्ष 1615 में किया गया था। और बात करें रामनगर और मंडला का गौड़ स्मारक की, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में गोंड राजाओं के द्वारा निर्मित स्मारकों का समूह है और यह नर्मदा नदी के पास में बनाया गया है।
और इस किले की जो मुख्य विशेषता है, इसकी 3 मंजिला रणनीतिक निर्माण है और यह नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया था ताकि नदी तीनों पक्षों में रक्षा करे। कला और सांस्कृतिक का प्रदर्शन जो उनकी अद्वितीय परंपराओं और रीति रिवाजों को दर्शाता है। मंदिर, महल, किले और अन्य स्मारकों का समावेश जो गोंड वास्तुकला और कारीगरों की भव्यता दर्शाता है। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में ये 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और स्थायी सूची में कौन कौन से शामिल है, तो ये खजुराहो के मंदिर, बौद्ध स्मारक सांची जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और भीमबेटका की गुफाएं। खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था, बौद्ध स्मारक जो कि सांची को 1989 में शामिल किया गया था, और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और बौद्ध स्मारक सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और भीमबेटका की गुफाएं भी जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए, और ये एमपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और ये किस जनजाति से बिलोंग करती है, तो भील जनजाति से बिलोंग करती है। पद्मश्री भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। इसके लिए 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है, तो यह भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। कौन सा, भगोरिया। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये प्रमुख रूप से देखिए किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये झाबुआ, ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर में मनाया जाता है। तो 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व जो है भगोरिया हाट, इसकी शुरुआत हो चुकी है, और यह भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। तो पहले बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति की, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 342 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में, 342 में। और जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है जनजाति आयोग, तो ये है 338 ए में। ठीक है, 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, तो ये 21.1% है। ठीक है, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 21.1% है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे ज्यादा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में देखिए हम तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर जनजाति कौन सी है, तो ये है भील। ठीक है, भील पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कोल है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कोल जनजाति जनसंख्या के आधार पर। और राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था। ठीक है, तो जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, ये भोपाल में है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। तो यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है, भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। बात करें यहाँ पर भील जनजाति की, तो इसका विस्तार देखें हम तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये इसका विस्तार क्षेत्र है। और इसकी उप जनजातियां कौन कौन सी है, पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला और तड़वी, ये इसकी प्रमुख उप जनजातियां हैं। विवाह एवं उत्सव कौन सा है, भगोरिया है। और प्रमुख देवता कौन से हैं, राजपंथा, बिलट देव और बाबा डूंगर। प्रमुख नृत्य कौन से है, भगोरिया नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। और देखिए इनकी जो झुमक रस्सी है वो चिमातक रस्सी के नाम से जानी जाती है, और इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है, और ये गहना प्रिय जनजाति है। और द भील पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये टीवी नायक जी हैं। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। और देखिए भूरीबाई का नाम भी याद रखिएगा, भूरीबाई भी किस जनजाति से है, तो ये भील जनजाति से है, और इनको 2021 का पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और भूरीबाई जो है इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो कला के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने चित्रकारी द्वारा अपनी पहचान बनाई है। यहाँ पर पुरस्कार की बात हो रही है तो हमारे मध्य प्रदेश में
पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे किसे सम्मानित किया गया है, ये 2024 के पद्मश्री पुरस्कार हैं। तो ओम प्रकाश शर्मा जी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। और ये इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिला है, कला के क्षेत्र में, ठीक है। और एक श्री कालूराम बामनिया, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और एक है श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको खेल के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 मिला है। और श्री भगवती लाल राजपुरोहित जी, इनको साहित्य व शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश से 4 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन, श्री ओम प्रकाश शर्मा, श्री कालूराम बामनिया और श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया और श्री भगवती लाल राजपुरोहित। देखिए, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में पूछा भी गया था। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक, तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी, मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, ठीक है। इसकी थीम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। इस समिट के 2 से 3 दिन पहले यानी 8 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में, 8 से 10 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस भी आयोजित किया गया था, ठीक है। कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया गया था। कब से कब तक, 8 से 10 जनवरी तक। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये भी इंदौर में आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी प्रवासी दिवस की, तो ये थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में, जिसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। देखिए, यह प्रदेश राज्य की एक 12मासी नदी है और इसका उद्गम विंध्य पर्वतमाला में काकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से होता है, जो धार के उत्तर में है और उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 93 किलोमीटर उज्जैन से होकर बहती है। यह मालवा पठार से होकर बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। धार्मिक महत्व की बात करें तो पुराणों या प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि शिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार के हृदय से हुई है। और इसके अलावा शिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने अध्ययन किया था। इसका उल्लेख न केवल प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बल्कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। और पवित्र शहर उज्जैन शिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्रसिद्ध कुंभ मेला इस शहर के घाट पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है, जो देवी शिप्रा नदी का वार्षिक उत्सव है। और अभी जो कुंभ मेला है ये कब लगने वाला है, तो ये लगने वाला है 2028 में, ठीक है। और देखिए, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक खान नदी है और एक गंभीर नदी है। तो शिप्रा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां याद रखिएगा, एक खान नदी, एक गंभीर नदी। और शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यानी केग की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और इसकी टर्म लेंथ कितनी है, 6 ईयर और 65 ईयर्स, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और ये किस हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है कैग, तो ये 148 में है, ठीक है। और देखिए, फरवरी 2023 तक भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। और राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। हमारे देश के पहले कैग कौन थे, तो ये वी हरि राव जी थे, जो कि इनका कार्यकाल 1950 से 1954 तक था। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये है अमरकंटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। कौन कौन सी, एक तो सोन नदी और नर्मदा नदी। और देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। और इसकी जो आधारशिला है वो 2008 में रखी गई थी। विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या है, आदिवासियों की विरासत को संरक्षित करना,
आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा का मार्ग प्रदान करना और सामाजिक समूह केंद्रीय विकास मॉडल को तैयार करना। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर सी। और देखिए रामसर साइट की बात करें तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। ठीक है, और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये 80 है। हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बैंक के एग्जाम में पूछा गया था कि अभी हाल ही में फरवरी 2024 में हमारे देश में कितनी रामसर साइट ऐड की गई है? तो इसका आंसर क्या था? 5। ठीक है, 2023 तक हमारे देश में रामसर साइट की संख्या जो है वो 75 थी और इसमें फरवरी 2024 में 5 रामसर साइट और ऐड की गई। अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट है? तो ये 80 है। ठीक है, 80 है। और हमारी मध्य प्रदेश में पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये भोज वेटलैंड थी। कहाँ पर है? ये भोपाल में है। और इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो ये 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस झील का जो निर्माण है ये राजा भोज जी के द्वारा करवाया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है। दूसरी रामसर साइट कौन सी थी हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये साक्य सागर झील थी। ये कहाँ पर है? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था? 2022 में घोषित किया गया था। और ये मध्य प्रदेश में भोजताल के बाद दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। ये जो रामसर साइट है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और इस झील का जो निर्माण है ये माधवराव सिंधिया जी के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? शिवपुरी में। हमारे मध्य प्रदेश की 3rd रामसर साइट कौन सी थी? तो ये थी सिरपुर तालाब। कहाँ पर है? इंदौर में है। वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था और होलकरों के द्वारा निर्मित सिरपुर तालाब इंदौर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। ठीक है, बात करें यशवंत सागर की, ये भी इंदौर में है। इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था और यशवंत सागर सुमेघ सारस श्रेणी का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है और इंदौर स्थित यह मध्य प्रदेश की 4थी रामसर साइट है। ठीक है, तो पहली रामसर साइट भोज वेटलैंड, दूसरी साक्य सागर झील, तीसरी सिरपुर तालाब और चौथी यशवंत सागर। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 4 हो गई और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या 80 हो गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया है? तो ये 5 देशों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले डिसाइड हुआ था कि 6 देशों को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया है। तो 5 देश कौन कौन से हैं? डबल ई। ठीक है, डबल ई से कौन कौन हो जाएंगे? एक तो इजिप्ट हो जाएगा और एक इथोपिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूएई। ठीक है, यूएई इसके साइड में है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और लड़ाई किसकी है? ईरान की। ठीक है, इन दोनों की जमती नहीं है। तो इसमें कितने देश हो गए, शामिल हो गए हैं? इथोपिया, इजिप्ट। ठीक है, 2 यूएई और सऊदी अरेबिया और ईरान, ये 5 देश शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। किस देश की अध्यक्षता में इन 5 देशों को शामिल किया गया था? तो ये साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में। ठीक है, साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में इन 5 देशों को शामिल किया गया था और ये 5 देश कब से शामिल हो चुके हैं? तो ये 1 जनवरी 2024 से शामिल हो चुके हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से शामिल हो चुके हैं। देखिए इसमें अभी कौन कौन से देश थे? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, और देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी ब्रिक्स की? तो ये साउथ अफ्रीका ने की थी। ठीक है, इसके बाद इसका नंबर आना था ब्राज़ील पे। ठीक है, ये ऐसे चलता है, बी फिर आर करेगा, फिर आई करेगा, फिर सी करेगा, फिर एस करेगा, है ना। तो साउथ अफ्रीका के बाद नंबर किसका आना था? ब्राज़ील का आना था। ब्राज़ील ने मना कर दिया क्योंकि ब्राज़ील के पास अभी आपको पता होगा कि G20 की भी अध्यक्षता है, तो इसकी अध्यक्षता लेने से मना कर दिया। अब इसके अध्यक्ष 2024 में कौन है ब्रिक्स के? यह रसिया इसकी अध्यक्षता करेगा 2024 में। उसके बाद इंडिया का नंबर आएगा नेक्स्ट ईयर। बात करें देखिए राजू सिंह की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2022 का विक्रम पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राजू सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राजू सिंह का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है और इनको 2022 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो विक्रम पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1972 से की गई थी और ये कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? 12 अधिकतम पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि पहले 1 लाख रुपए थी, अब कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और देखिए यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में न्यूनतम 2 वर्ष तक
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। सुदीप्ति हजेला का नाम भी याद रखिएगा, सुदीप्ति हजेला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है? ये इंदौर से है। इक्वेस्ट्रियन ड्रेसॉस टीम स्पर्धा में इंदौर की सुदीप्ति हजेला ने हृदय छेदा, दिव्य कृति सिंह और अनुस अग्रवाल के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसमें एशियन गेम्स जो हुए थे, 19वें एशियन गेम्स कहाँ पर? चीन के होंगजू में। तो वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भारत को इस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किसमें? एशियन गेम्स में। सुदीप्ति ने 12 नेशनल और 7 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। और शेफाली चौरसिया की बात करें तो देखिए, शेफाली चौरसिया जो है ये मंडला जिले की है। ठीक है, कहाँ की है? मंडला जिले की है। और मंडला जिले के नैनपुर नगर के रहने वाले शेफाली चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, तो शेफाली वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंगर है ये। ठीक है, और इन्होंने कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस किया था। फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2022 में हुआ था। तो ये किसने जीता था? ये अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्राची यादव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्राची यादव हो गई, एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हो गए। हमारे मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक तो प्राची यादव का नाम याद रखिएगा। प्राची यादव ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है। इन्होंने देखिए जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, प्राची यादव ने। और इनको अभी हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके साथ देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को में अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ सुशीला चानू, ठीक है, सुशीला चानू को भी अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रूबीना फ्रांसिस, इनका नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने भी देखिए अभी हाल ही में जो एशिया पैरा गेम्स हुए थे इसमें कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। किसमें? तो जो एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये चाइना के होंगजू में किया गया था। इसमें रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है, इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मध्य प्रदेश का प्रथम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रूबीना फ्रांसिस के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? भोपाल में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है 2022 की। किसे हराकर? तो ये मुंबई को हराकर जीती है। ठीक है, इसमें हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। और मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है? देखिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी की जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी। कहाँ पर? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। फिर 2016 में, ठीक है, कब? 2016 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। कहाँ पर? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? तो ये 3900 किलोग्राम था। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो चंद्रयान 3 है इसका कुल द्रव्यमान कितना था? 3900 किलोग्राम था। आज मैं आपको चंद्रयान 3 से अभी हाल ही में मेट्रो का भी पेपर हुआ था, उसमें भी काफी क्वेश्चंस मेट्रो में चंद्रयान 3 से पूछे गए थे। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रयान 3 को जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा में है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था भारतीय समयानुसार 2:35 पर। ठीक है, और ये लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए जहां पर लैंड किया था उसका नाम क्या रखा है? तो ये शिव शक्ति पॉइंट रखा है। ठीक है, और 23 अगस्त को हमारे देश में अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? तो ये GSLV का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉन्चर GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदित मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो यह है 2148 किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, जो चंद्रयान 3 है तो इसमें जो प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल है इसका द्रव्यमान 2148 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर किसके बराबर है? तो यह 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। ठीक है, किसका? लैंडर और रोवर का जो मिशन है ये कितने दिन का है? तो ये 14 पृथ्वी दिवस का है। तो देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। और चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, और देखिए आप इसको याद कैसे करोगे, काफी कंफ्यूज होता है। तो देखिए जिसके पास भी ज्ञान होता है ना, प्रज्ञान, तो वो कभी रोता नहीं है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा जो चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। और विक्रम आपको इससे याद ही रहेगा कि जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है? भारत विश्व का पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। और किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्शन मॉडल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? तो ये 17 अगस्त को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग अंतरेबाजी कब की? तो ये 19 अगस्त को की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 अगस्त 2023 को इसरो ने अपनी कक्षा को घटाने के लिए लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग की प्रक्रिया की थी। और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेंगलुरु। और चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? ये रितु करिथल थी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 मिशन की निदेशक कौन थे? तो ये रितु करिथल थी। और चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम था। देखिए अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का जो वजन है वो 2148 किलोग्राम था। और लैंडर और रोवर दोनों का वजन जो था वो 1752 किलोग्राम था। लैंडर और रोवर दोनों का वजन कितना था? तो ये 1752 किलोग्राम था। और कुल वजन कितना हो गया? तो ये 3900 किलोग्राम। और देखिए मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी आई है? तो ये 600 करोड़ रुपए आई है। और देखिए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1995 में हुई थी। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो कितनी दी जाती है? तो ये 20 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है ये। गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी। और प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए 2021-22 में यह पुरस्कार किसे मिला था? ग्रामीण विकास विज्ञान समितियों को मिला था। ठीक है, 2021-22 में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला था। और ये कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, इसको आप याद कैसे करोगे? देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला है 2021-22 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ये कहां पर है? जोधपुर में है। अच्छा, 2020-21 का किसे मिला था? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था। ठीक है, 2020-21 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया था। ये उस्मानाबाद में है। और 2019-20 का किसे मिला था? अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला था। अखिल विश्व गायत्री परिवार कहां पर है? ये हरिद्वार में है। ठीक है, तो इसे 2019-20 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इस क्षेत्र में जो उत्तम कार्य करता है उसे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2021-22 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला था। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। कृषक लहरी बाई का नाम याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा। ठीक है, और 2024 को ऊंट का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये लहरी बाई जो है वो मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में डिंडोरी जिले की कृषक लहरी बाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान प्रदान किया। और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की रहने वाली आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स एम्बेसडर भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला तो ये किस जनजाति से है? बैगा जनजाति से है। और किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डेली करवाऊंगा।
तो आप जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए डेली लेक्चर देखा करिएगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में जो 2023 के हैं और 24 के रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही याद करवा दूंगा, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर आशुतोष राणा की, तो आशुतोष राणा गडरवारा के हैं। गडरवारा कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है, ठीक है। तो आशुतोष राणा का नाम याद रखिएगा। इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आशुतोष राणा का जो चयन है उनके उपन्यास राम राज्य के लिए दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आशुतोष राणा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से? नरसिंहपुर से है। इनको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और किस उपन्यास के लिए? राम राज्य के लिए। कल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 की बात करें हम यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। इसमें शिशु मृत्यु दर की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर देखें हम तो शिशु मृत्यु दर जो है यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है ये वर्ष 2019 में 30 से घटकर वर्ष 2020 में जो है वो 28 हो गई है, ठीक है। यानी हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर है 1000 में से लिया जाता है। 2019 में 30 शिशु मृत्यु दर होती थी, अब ये 2020 में 28 हो गई है, ठीक है। और देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। मतलब 1000 बच्चों में 43 बच्चे जो है हमारे 43 बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में होती है? हमारे मध्य प्रदेश में होती है। कितनी है? यहाँ पर 43 है, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। और देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो है वो केरल में होती है, मात्र 6 है यहाँ पर, ठीक है। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। हमारे मध्य प्रदेश में 43 है जो कि प्रथम स्थान पर है। और देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहाँ पर होती है? तो ये केरल में होती है, मात्र 6 है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो 47 ग्रामीण में है, मतलब सबसे ज्यादा जो शिशुओं की मृत्यु होती है वो ग्रामीण में होती है। शहर में कितनी है? तो ये 30 है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर हमारे मध्य प्रदेश में 43 है। इसी रिपोर्ट में मातृ मृत्यु अनुपात देखें हम तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात जो था वो 335 था, जो वर्ष 2018-20 में घटकर 173 हो गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो 2004 से 2006 तक हमारे मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात कितना था? ये 335 हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे 2004-06 में। और अब 2018 से 20 में घटकर ये कितना हो चुका है? तो ये 173 हो गया है मातृ मृत्यु दर। और कुल प्रजनन की दर की बात करें तो देखिए देश के लिए कुल प्रजनन दर जो है वो 2019 में 2.1 थी, ठीक है। तो ये 2020 में घटकर कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है ये कुल प्रजनन दर। और देखिए इसमें भी सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो कहां पर है? वो बिहार में है। कितनी है? 3.0 है, ठीक है। और न्यूनतम प्रजनन दर जो है वो दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल कितनी है? 1.4 है, ठीक है। प्रदेश में प्रजनन दर कितनी है? 2.6 है। देखिए ग्रामीण में देखिए हमारे मध्य प्रदेश में प्रजनन दर 2.8 है। शहरी में देखिए तो प्रजनन दर 1.9 है। देखिए प्रजनन दर एवरेज कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रजनन दर कितनी है? 2.6 है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिहार में है, 3.0 है। सबसे कम कहां पर है? दिल्ली, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में 1.4 है। जन्म के समय लिंगानुपात देखें हम तो देश में जन्म के समय लिंगानुपात जो है 2018 से 20 तक कितना था? 907 था, ठीक है। देश में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 907 है। और देश में शहरी लिंगानुपात कितना है? तो ये 910 है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है, 974 है यहाँ पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। यहाँ पर कितना लिंगानुपात है? 844 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो ये 919 है। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? ये 908 है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो ये 960 है। लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर ग्रामीण क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं? 908 है। और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर? तो ये 960 महिलाएं हैं। 2023 में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये खजुराहो में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2023 में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? खजुराहो में आयोजित की गई थी। देखिए सबसे पहले हम G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे? तो ये G7 मेंबर थे, ठीक है। G7 मेंबर में जितने भी कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इसमें देखिए रशिया भी था,
जब G8 था, ये इसमें रसिया भी इंक्लूड था। रसिया को 2014 में G8 से हटा दिया गया, तब से ये G7 बन गया है। ठीक है, 2023 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे देश भारत के द्वारा की गई थी। और भारत ने G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमिताभ कांत को किया था। ठीक है, और अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि जो G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे, ये हाल ही में किस आयोग के CEO रह चुके हैं, है ना? तो ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। और देखिए G20 का मकसद क्या है? तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राज्य बनवाना है, और दुनिया की इकोनॉमी में G20 देशों की 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें विकसित देश के साथ विकासशील देश भी शामिल है। और देखिए इसका जो पहला सम्मेलन है वो दिसंबर 99 में हुआ था। ठीक है, स्थापना सितंबर 99 में हुई थी, और जो पहला सम्मेलन है वो 1999 में कहाँ पर हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, और देखिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, जैसे पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष होता है। देखिए भारत की अध्यक्षता के दौरान जो ट्रोइका था वो कौन कौन था? तो एक तो इंडोनेशिया था, भारत था और ब्राजील था। ठीक है, ये ट्रोइका था। अभी किसके पास अध्यक्षता है? तो ये है ब्राजील के पास। ठीक है, तो ये अभी का ट्रोइका है ब्राजील की अध्यक्षता में। ट्रोइका भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राजील होना चाहिए। ब्राजील की अध्यक्षता में ट्रोइका कौन कौन है? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि में G20 समूह की अध्यक्षता की, और इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें से कुछ बैठकों का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। तो भोपाल में देखिए 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 समूह के थिंक टैंक की बैठक भोपाल के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें G20 समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ 2 दिवसीय बैठक पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और समंगलम वैश्विक सुशासन के लिए पारस्परिक सहयोग पर केंद्रित थी। इसके बाद 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। इसके बाद 20 से 25 फरवरी 2023 तक खजुराहो में G20 समूह के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था, और छतरपुर जिले के खजुराहो में राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति समूह की कई बैठकों का आयोजन किया गया। G20 अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो 16 एवं 17 जून को भोपाल के ताज होटल में हुआ था। सम्मेलन की थीम जो थी वो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है, और सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक है वो 22 सितंबर 2023 को खजुराहो में हुई थी, और चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 से 21 जुलाई 2023 में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की थी। देखिए G20 के अगर देशों के नाम याद रखना है तो इसके ट्रिक है, काफी लोगों ने इसके पहले भी देखी होगी। गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। ठीक है, तो गुरु से G से जर्मनी हो गया, U से USA हो गया, R से रसिया हो गया, और U से यूनाइटेड किंगडम हो गया, UK यानी। ठीक है, तो G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया और U से यूनाइटेड किंगडम, और JI से जापान और इंडिया। ठीक है, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडोनेशिया, T से टर्की और A से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गुरुजी सीता अब A से अर्जेंटीना और B से ब्राजील, C S से सऊदी अरेबिया, S से साउथ कोरिया और C से कनाडा। ठीक है, और FCI F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली, में यानी M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और देखिए 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन सा यूनियन? तो ये अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करें हम यहाँ पर RR केट की, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 19 फरवरी 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है, हमारे मध्य प्रदेश में, और इसके अभी निदेशक कौन है? डॉक्टर शंकर वी नाखे है। ठीक है, इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर शंकर वी नाखे है। और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो ये भी RR केट है, यानी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी।
मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अनुसंधान देखें हम तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर है, ये इंदौर में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये रतलाम में है। और मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये बड़वानी में है। और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। और महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। और संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान ये पचमढ़ी में है। ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो ये सागर में है। और अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। ठीक है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, पटना के चित्रकूट में। इसके बाद देखिए भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है, तो ये गुना में है। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये नरसिंहपुर में है। ठीक है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसके पहले जो एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी में उसमें पूछा भी गया था। और अब बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क की यानी जैव प्रौद्योगिकी पार्क की, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क को नीमच जिले के जावद के अमली भाट और बरखेड़ा गांव में शिलान्यास किया गया है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क में ड्रग डिस्कवरी प्रयोगशाला के साथ 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। बात करें फुटवियर क्लस्टर की, तो धार जिले के पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में फुटवियर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। बात करें यहाँ पर इको टूरिज्म पार्क की, तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म पार्क बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, तो ये सतना जिले में, सतना जिले के नागौद में। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये धार जिले के गंधवानी के फैसला गांव में बनाया जाएगा। और स्टार्टअप पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये इंदौर शहर में बनाया जाएगा। ठीक है। स्टार्टअप पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये इंदौर शहर में बनाया जाएगा। और किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ये इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्टार्टअप तो आपको याद ही रहेगा, सबसे ज्यादा स्टार्टअप इंदौर शहर में होता है। पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क धार जिले में बनाया जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखिए टैक्स देने में सबको डर लगता है, तो डर से धार याद रखिएगा। ठीक है। और बाकी बात करें यहाँ पर इको टूरिज्म पार्क की, कि अगर आपको घूमने जाना है कहीं टूरिज्म, तो सतना डिस्ट्रिक्ट जरूर जाइएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको चित्रकूट मिलेगा। चित्रकूट भी कहाँ पर है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो सतना डिस्ट्रिक्ट के नागौद में बनेगा इको टूरिज्म पार्क। फुटवियर क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा, ये धार जिले के पीतमपुर में। देखिए इसको याद कैसे करोगे, देखिए अगर टैक्स देने में सबको डर तो लगता ही है और नहीं दोगे तो चप्पल से पिटाई होगी। ठीक है। तो फुटवियर इससे याद रखिएगा। फुटवियर कहाँ पर बनेगा, ये धार जिले में बनाया जाएगा। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कैसे याद रखोगे, तो देखिए नीम की पत्तियां देखी होगी आपने, जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं नीम की पत्तियां, तो उसमें काफी काम आती है। तो ये भी बायो से कहीं रिलेटेड है। ठीक है। नीम की पत्तियां, इससे बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क याद रखिएगा कहाँ पर बनाया जाएगा, नीमच जिले में बनाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, ये उज्जैन में बनाया जाएगा। और उज्जैन किस नदी के किनारे पर है, शिप्रा नदी के किनारे पर है। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर भी है। और महाकाल से मेडिकल डिवाइस पार्क याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए बात करें ग्लोबल स्किल पार्क की, तो ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, ये भोपाल में बनाया जाएगा। और इसका जो नाम है वो संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये भी भोपाल में बनाया जाएगा। और महिला इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, धार डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुर में बनाया जाएगा। ठीक है। एक्वा पार्क कहाँ पर, ये भोपाल में बनाया जाएगा। एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। केंद्र के वित्तीय सहयोग से जलीय जीवों के प्रदर्शन, उनके जीवन का अध्ययन और इससे संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है। तो एक्वा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और ग्लोबल स्किल पार्क ये कहाँ पर, भोपाल में। तो महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर, तो ये पीतमपुर में। पीतमपुर कहाँ पर है, धार डिस्ट्रिक्ट में। क्या आपको धार डिस्ट्रिक्ट से याद आ रहा होगा कौन कौन सा, एक तो फुटवियर क्लस्टर और एक टेक्सटाइल पार्क है ना, दोनों टेक्सटाइल पार्क। टैक्स से सबको डर लगता है और अगर टैक्स नहीं दोगे तो चप्पल से पिटाई होगी आपकी, इसे याद रखिएगा। और देखिए इंडस्ट्रियल तथा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, ये देवास एवं पीतमपुर में स्थापित किया जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में हमारे मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,492.60 वर्ग किलोमीटर वन है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.14% भाग वनों का है। जबकि भारत की वन भूमि का लगभग 10.8% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र जो था वो कितना था, तो ये 77,482.49 वर्ग किलोमीटर था।
और वन सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इस वन रिपोर्ट में 50 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 51वां जिला कौन सा था, तो ये आगर मालवा था। किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये बना था शाजापुर से अलग होकर। ठीक है, तो देखिए जब ये रिपोर्ट तैयार की गई है अभी, उसमें जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो वन क्षेत्र निकाला गया है वो अविभाजित शाजापुर का निकाला गया है, उसमें आगर मालवा भी इंक्लूड है। तो देखिए शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है बालाघाट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है, ये बालाघाट में है। ठीक है, और ये है बालाघाट की लोकेशन। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 आंकड़े मिलेंगे, एक तो प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। और दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है क्षेत्रफल में, तो ये है छिंदवाड़ा। वन क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। तीसरा जिला है बैतूल। ठीक है, और ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। चौथे स्थान पर है श्योपुर और ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर है सिवनी, और सिवनी की लोकेशन देखें हम, सिवनी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं हम, तो शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हमारे मध्य प्रदेश के जिलों में पहले स्थान पर बालाघाट है। ठीक है, दूसरे स्थान पर छिंदवाड़ा है, तीसरे स्थान पर बैतूल है, चौथे स्थान पर श्योपुर है, 5वें स्थान पर कौन सा है, सिवनी है। ठीक है, तो देखिए आप देखोगे ये वाला क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ठीक है, देखिए प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो बालाघाट पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है प्रतिशत के हिसाब से, तीसरे स्थान पर उमरिया डिस्ट्रिक्ट है और उमरिया डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए तो ये है उमरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और चौथे स्थान पर मंडला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और 5वें स्थान पर सीधी डिस्ट्रिक्ट है और ये है सीधी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले हमारे मध्य प्रदेश के जिले देखें हम, तो पहले स्थान पर जो है वो उज्जैन है। ठीक है, पहले स्थान पर है उज्जैन, और उज्जैन की लोकेशन देखें यहाँ पर हम, तो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। देखिए यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से सबसे कम वन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ठीक है, यहाँ से हटकर आगरमालवा बना था, लेकिन जो वन रिपोर्ट आई है, भारतीय वन रिपोर्ट जो आई है, उसमें शाजापुर और आगरमालवा को एक ही लिया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है रतलाम, और रतलाम डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें हम, ये है रतलाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर है राजगढ़। राजगढ़ की लोकेशन देखें तो ये चौथे स्थान पर है, यहाँ पर है राजगढ़, और 5वें स्थान पर कौन सा जिला है, तो दतिया है, और दतिया की लोकेशन देखें हम, तो ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट जो कि 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए ये वाले एरिया में सबसे कम वन है यहाँ पर। देखिए प्रतिशत के हिसाब से देखें हम, तो शीर्ष 5 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन में सबसे कम वन है, दूसरे स्थान पर शाजापुर है। ठीक है, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से, तीसरे स्थान पर रतलाम है प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से, चौथे स्थान पर राजगढ़ है। ठीक है, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के स्थान पर देखिए ये 4 जिले तो सेम रैंक पर है, और 5वें स्थान पर रैंक चेंज होती है कौन सी, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की। और देखिए वर्ष 2021 सर्वेक्षण के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुई है, लगभग 120 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस जिले का जो वन क्षेत्र 106.75 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में बढ़कर 226.56 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और वर्ष 2021 सर्वेक्षण के अनुसार बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है। कमी कहां पर हुई है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। वृद्धि कहां पर हुई है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में। और कमी की बात करें तो कितनी कमी हुई है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, 23.63 वर्ग किलोमीटर कमी देखी गई है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस जिले का वन क्षेत्र 928 वर्ग किलोमीटर था, जो अब घटकर 904.36 वर्ग किलोमीटर रह गया है। पंडित कुमार गंधर्व किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कार्यदान सहायक परीक्षा 2024 जो आयोजित हुई थी टैक्सेशन असिस्टेंट की, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, पंडित कुमार गंधर्व किस लिए प्रसिद्ध है, शास्त्रीय संगीत। बात करें यहाँ पर ओमकारेश्वर बांध की, तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता के ठीक ऊपर नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका नाम अनुप्रवाह में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। बांध का निर्माण जो है वो 2003 और 2007 के बीच 1,32,500 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, यानी लगभग 3,27,000 एकड़ की सिंचाई के लिए। बांध के आधार पर स्थित एक संबंध जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन की स्थापित क्षमता 520 मेगावाट है।
और देखिए बात करें यहाँ पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की, तो मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में बन रहा है और यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर डैम पर बन रहा है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की परियोजना 600 मेगावाट क्षमता की होगी। पहले चरण में 278 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये परियोजना का जो निर्माण है वो 2 चरणों में हो रहा है। पावर प्लांट से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा और 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मध्य प्रदेश में अब नवीकरणीय ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता 5000 मेगावाट से ज्यादा है और 2027 तक मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता जो है इसे बढ़ाकर 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। तो इसका लक्ष्य कब तक रखा है, ये 2027 तक रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी कितनी क्षमता है, 5000 मेगावाट है, इसे 2027 तक बढ़ाकर लगभग 20,000 मेगावाट कर दी जाएगी। और देखिए ये जो डाटा है ये 5 सितंबर 2023 तक का है। तो देखिए मध्य प्रदेश में पिछले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी है, ठीक है, और यह राज्य की स्थापित क्षमता का लगभग 4% है। सौर ऊर्जा क्षमता 52% बढ़ी है। वर्तमान में 1000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित हैं। 778 मेगावाट के पार्क जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजना लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में है। और देखिए इनमें 1000 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना है, 250 मेगावाट मंदसौर सोलर पार्क, 750 मेगावाट रीवा सोलर पार्क शामिल है। रीवा मेगा पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से कई पुरस्कार भी मिले हैं। इसने प्रति इकाई 2.97 रुपए की न्यूनतम मूल्य दर हासिल की है और इसे विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से किस सोलर प्लांट को सम्मानित किया गया है, ये रीवा मेगा सोलर प्लांट को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए वर्तमान में 1778 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 1500 मेगावाट की आगरमालवा, शाजापुर और नीमच सोलर पार्क, ठीक है, और 500 मेगावाट की नीमच पार्क परियोजना शामिल है। और 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में 1400 मेगावाट की मुरैना और 450 मेगावाट की छतरपुर पार्क और बिरसिंहपुर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय और गांधी सागर जलाशय में 1500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं शामिल हैं। और देखिए भारत की पहली सोलर सिटी कौन सा शहर बन गया है, तो ये सांची बन गया है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये चेतन सिंह सोलंकी जी को कहा जाता है, ठीक है। तो इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सोलर गांधी भी कहा जाता है। इन्हें मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, चेतन सिंह सोलंकी जी है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गाँव कौन, कस्तूरबा गाँव है जो कि इंदौर में है। और पहला सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर है, शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। और बीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। और पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव कौन सा है, तो ये बाचा गांव है जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। बी फॉर बैतूल, बी फॉर बाचा, ठीक है, इससे याद रखिएगा। और सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट की है। और इसे स्थापित कब किया गया था, तो ये 2014 में स्थापित किया गया था। ये जो काराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2022 उसमें पूछा गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका नाम क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो ये NH46 पर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, NH46 पर है। और देखिए यहाँ पर जो साख्य सागर झील है, आपको पता होगा हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो 4 रामसर साइट है। एक भोपाल में है, एक शिवपुरी में है जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। साख्य सागर झील ये हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट थी, साख्य सागर झील। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रभावित होती है, तो मनिहार नदी प्रभावित होती है। M फॉर माधव और M फॉर मनिहार नदी याद रखिएगा, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 75 में इसकी स्थापना की थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 1992 में शामिल किया गया था। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो एक तो पेंच नदी प्रवाहित होती है और एक हिर्री नदी प्रवाहित होती है। दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और जंगल बुक का संबंध भी किस राष्ट्रीय उद्यान से है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है। किसकी बुक है जंगल बुक, तो ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक है,
ठीक है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2008 में शामिल किया गया था, ठीक है। और देखिए इसका जो कुछ भाग है छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बनास नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बनास नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के नैनीताल में है, ठीक है। और ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। देखिए इसका नाम हैली नेशनल पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है और इसका अभी नाम क्या कर दिया गया है? चेंज करके रामगंगा कर दिया गया है, ठीक है। तो रामगंगा नेशनल पार्क कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। देश का पहला जो नेशनल पार्क है और देश का पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नेशनल पार्क है वो भी कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये ओमकारेश्वर में है, ठीक है। और ओमकारेश्वर का पुराना नाम मंदाता था, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें, इसका जो अनावरण है वो 21 सितंबर 2023 को किया गया था और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका अनावरण 21 सितंबर 2023 को किया गया था। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस के परिसर को महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक के नाम से भी विकसित किया गया है और इसमें लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए आई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो जो जन्म है वो 788 ईस्वी में कलाडी केरल में हुआ था और इनके माता नाम था आर्यम्बा और पिता का नाम शिवगुरु था। इनके गुरु कौन थे? गोविंद भगवत पाद थे और समाधि स्थल जो है वो ओमकारेश्वर खंडवा में है। और प्रमुख स्टैच्यू की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है, ये कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी रामानुजनाचार्य जी का यहाँ पर स्टैच्यू है, कहाँ पर? ये हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये पाली राजस्थान में है। और किसका स्टैच्यू है? जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का स्टैच्यू है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टैच्यू है, कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है, ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटका में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। और क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ पर है? रियो डी जेनेरो में है, जो कि ब्राजील में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54th यानी 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये 22 सितंबर 2023 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें देखिए 2 अभ्यारण्यों को मिलाकर ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा? एक तो नौरादेही अभ्यारण्य और एक रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह में है। और नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो 3 जिलों में है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितने हेक्टेयर है? 1,41,400 हेक्टेयर है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। किसके द्वारा? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये जिम कॉर्बेट था, इसका नाम अभी रामगंगा कर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में शामिल किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व था, ठीक है। और इसे कब शामिल किया गया था? 1974 में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो था वो कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व 1974 में, पेंच टाइगर रिजर्व 1992 में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में, 94 में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था, 1999 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, 2008 में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को। जो 7वां टाइगर रिजर्व है ये कौन सा रहेगा? ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व रहेगा। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये प्रस्तावित है, ठीक है। लिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? ये जो क्वेश्चन है कब पूछा गया था? अभी हाल ही में जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो देखिए जे फॉर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जे फॉर जबलपुर, जबलपुर से याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। एक तो जबलपुर में है और एक कहाँ पर है? एक ग्वालियर में है। तो जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है
ये जबलपुर में है, ठीक है। JN कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। और जो ग्वालियर में है इसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 1964 में हुई थी। इसका पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसके पहला जो नाम है वो सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर 1983 में इसका नाम गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2008 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इसको कब दर्जा प्राप्त हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय का? तो ये 2008 में प्राप्त हुआ था। दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है ये काराधान सहायक परीक्षा 2024 में जो आयोजित की गई थी उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? जैन धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अधिकतम 12 पुरस्कार दिए जाते हैं, विक्रम पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, ठीक है। और अधिकतम एकलव्य पुरस्कार कितने दिए जा सकते हैं? तो ये 15 दिए जा सकते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार 15 और विक्रम पुरस्कार 12, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये विक्रम पुरस्कार है। और सर्वोच्च कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की। विक्रम पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है, ये याद रखिएगा। पहले इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी, अब इसमें पुरस्कार राशि जो है वो 2 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दिव्यांग श्रेणी में मिला है धनंजय दुबे को, ठीक है। धनंजय दुबे को दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और धनंजय दुबे जो है वो टेनिस प्लेयर है, ठीक है। कौन से प्लेयर? टेनिस प्लेयर है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और शूटिंग में किसे मिला है? तो शूटिंग में मिला है प्रगति दुबे को, ठीक है। प्रगति दुबे को शूटिंग में मिला है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो प्रगति दुबे का संबंध है रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, बिजावर श्रेणी या पन्ना श्रेणी? तो जो महादेव की श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चन है ये काराधान सहायक परीक्षा 2024 में पूछा गया था। ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये धूपगढ़ है, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी धूपगढ़ है। देखिए जो महादेव श्रेणी है श्रेणी का हिस्सा है तो सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। जो महादेव की श्रेणी है वो किस श्रेणी का हिस्सा है? सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चुलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सद्भावना गुडविल है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ये जो क्वेश्चन है ये काराधान सहायक परीक्षा जो हुई थी 2024 में उसमें पूछा गया था। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। ये जो क्वेश्चन है ये काराधान सहायक परीक्षा जो हुई थी 2024 में उसमें पूछा गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? विकास में जनभागीदारी करना, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता। इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है ये विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित भी करना है, राजनीतिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी सुनिश्चित करना है और वित्तीय आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित करना है, ठीक है। और अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ये 24 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? ये फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। और भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो ये असम में लागू किया गया था, ठीक है। कब? ये 12 अगस्त 2016 में। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी दिवस भी मनाते हैं भारत में 1 जुलाई को।
देखिए भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया वो कौन सा बिल है? 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो बिल कौन सा है? 122वां। और ये एक्ट कौन सा है? तो 101 एक्ट में है। ठीक है, 101 एक्ट में है ये। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 में पारित हुआ था। ठीक है, तो देखिए जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ कांत है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। कब लागू किया गया था? यहाँ पर 5 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? ये 4 प्रकार की। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जीएसटी की दरें 4 प्रकार की है, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है। देखिए जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 269A में रखा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 269A में रखा गया है। और एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के बाहर रखा गया है। वार्षिक टर्नओवर कितने से अधिक होने पर जीएसटी भुगतान अनिवार्य है? तो वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। और विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र के द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। और भारत जीएसटी लागू करने वाला 10वां देश है, 161वां देश है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये असीम दास गुप्ता जी थे। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखिए राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सांसद के लिए। और लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सांसद के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज।